गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में वनों के प्रकार के बारे में। वन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वन बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं, लेकिन भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन विभिन्न प्रकार के वनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम लोग समझेंगे कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, वो अलग अलग प्रकार से वन कौन कौन से हैं। इसके लिए मैंने एक नोट्स भी बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो नोट्स है और इस नोट्स की मदद से हम लोग अलग अलग प्रकार के वनों के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। और इसमें भारत में पाए जाने वाले मुख्य रूप से वनों को अलग अलग किस प्रकार से परिभाषित किया गया है वह भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो वनों को प्रशासनिक आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। संविधान में भी वनों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। व्यवसाय के आधार पर अलग अलग प्रकार के वन होते हैं और बनावट के आधार पर वन की जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं और वार्षिक वर्षा के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के वन होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के विषय में आज इस वीडियो में पूरी तरह से पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार के कौन कौन से वन पाए जाते हैं। स्वागत है आपका अभी क्लासेस में और मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं ये पूरा वीडियो आप सबों के लिए लेकर आया हूँ, आप सबों के लिए, और मैं इन सभी सोशल मीडियाज़ पर अवेलेबल हूँ। किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए आप मुझे जो है टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ और अगर आप किसी भी प्रकार का पर्सनल सवाल चाहते हैं मुझसे तो इसके लिए आप मुझे सोशल मीडिया टेलीग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं भारत में अलग अलग प्रकार के वनों के विषय में, और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को समझने के लिए बीच में अगर हमें मानचित्र की जरूरत पड़ता है तो हम लोग क्या करेंगे, मानचित्र भी लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें चीज़ें ना केवल समझ में आएगा बल्कि हमें यह भी समझ में आएगा कि चीज़ें किन जगहों पर अवस्थित है। तो अलग अलग प्रकार के मानचित्र का हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ भारत में अलग अलग राज्यों में कितने वन हैं, आप जिन राज्य में रहते हैं क्या वहाँ पर सबसे अधिक वन है या आपके बगल वाले पड़ोसी राज्य में सबसे अधिक वन है, इनको भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के वन जैसे कि सदाबहार वन हो गए, कटीले वन, इन सभी वन जो वर्षा के आधार पर होते हैं, इनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे वीडियोस में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं और पीडीएफ पर और पहले वनों के विषय में समझते हैं, वनों को परिभाषित करते हैं। तो नोट्स में सबसे पहले वन को परिभाषित करने का कोशिश किया गया है। वन आखिरकार है क्या? वन हम जंगलों को कहते हैं। वर्तमान में वन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जिसे राष्ट्र स्तर पर स्वीकार किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें, राज्यों को वनों की अपनी परिभाषाएं निर्धारित करने के लिए अधिकार दिया गया है। कोई भी राज्य अपने लिए वन परिभाषित कर सकता है। वर्ष 1996 से भूमि को वन के रूप में परिभाषित करने का विशेषाधिकार राज्य का रहा है और इसकी उत्पत्ति उच्चतम न्यायालय के आदेश, जिसे T.N. गोडा वर्मन थिरुमुल्पाद बनाम भारतीय संघ निर्णय के नाम से जाना जाता है, इसी से हुई है। और इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वन शब्द को इसके शब्दकोश के अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी में जो अर्थ देगा वन, वही क्या है, वन है जो अर्थ देगा। तो वन का क्या अर्थ है? वन का अर्थ है जंगल जो अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वन कहते हैं। यहाँ पर वही लिखा है। इसमें सभी वैधानिक रूप से सामान्य मान्यता प्राप्त वन शामिल है, चाहे आरक्षित वन हो, संरक्षित वन हो या अवर्गीकृत वन हो, सभी को हम वन कहते हैं। अब ये अलग अलग वन है क्या, इसके लिए आपको थोड़े संवैधानिक प्रावधान देखना पड़ेगा कि संविधान में वनों के विषय में क्या बोला गया। भारत के संविधान में तो जंगल या वन दोनों एक ही चीज है, जिसे अंग्रेजी में फॉरेस्ट कहते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची से संबंध है, यानी वन का संबंध समवर्ती सूची से है। भारत में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी जो सूची है समवर्ती सूची कहते हैं। ये राजनीति का विषय है, लेकिन आप फिलहाल इतना याद रखिएगा कि जो जंगल है या वन है, ये सब किस में आता है, समवर्ती सूची में शामिल होता है। 42वां संविधान संशोधन होता है और 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसके माध्यम से वन और वन्य जीवों, वन मतलब जंगल और उसमें रहने वाले वन्य जीव यानी कि जानवरों, और साथ ही साथ पक्षियों
के संरक्षण, चूंकि हम सभी जानते हैं कि जंगल कट रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं और वन में रहने वाले जीवों को भी इससे क्षति पहुंच रहा है, इसीलिए उनका संरक्षण देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो संरक्षण देने के लिए राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी 1976 से पहले, 1976 से पहले जो जंगल था वो कौन सी सूची में था? राज्य सूची में था, लेकिन इसे राज्य सूची से हटा दिया और इसको किस में कर दिया? समवर्ती सूची में कर दिया गया। कब किया गया? 1976 में, जो भारत का 42वां संविधान संशोधन था। माफ कीजिएगा। अगला है संविधान के अनुच्छेद 51 क जी में कहा गया है कि वनों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। यानी हमें वनों के विषय में, वनों और वन्य के जीवों का भी संरक्षण करना चाहिए। ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य होगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मौलिक कर्तव्य का जो कह सकते हैं उल्लेख है वह अनुच्छेद 51 में किया गया है और इसी के तहत यह कहा गया है कि हमारा यह भी कर्तव्य है कि हमें वनों और वन्यजीव का संरक्षण करना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहलाते हैं, कि अनुच्छेद 48 क में यह कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन के साथ साथ वन तथा वन्यजीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य का या फिर देश का, ये कोई भी राज्य, जैसे कि मैं झारखंड राज्य में रहता हूं तो झारखंड राज्य की जो सरकार है या तो देश की सरकार हमेशा वनों का संरक्षण करेगी और वन्य जीवों का भी रक्षा करने का प्रयास करेगी। प्रयास करने का मतलब कि देखिए उनको पूरी तरह से बचाने का प्रयास करेगी। तो ये है हमारे वनों के विषय में लिखा गया है कि इसमें संविधान में, चूंकि भारत में वनों के प्रकार के विषय में पढ़ रहे हैं तो पहले हमें यह जानना जरूरी था कि वनों के विषय में भारत में कौन कौन से कानून है, तभी हम इसको समझ सकते थे। तो ओके, अब आते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वनों पर बनने वाले कानून के विषय में पढ़ लेते हैं। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय वन अधिनियम या फिर राष्ट्रीय वन नीति 1998 लागू है। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये वाला लागू था, 1976 वाला कानून लागू था, 1976 वाला, ठीक है। और अभी 1988 कानून लागू है जिससे केंद्र में पर्यावरण संतुलन एवं आजीविका है, ठीक है, जिसमें क्या है? पर्यावरण का क्या है? संतुलन बनाना है और साथ ही साथ ये आजीविका के साधन भी है। अब एक रिपोर्ट जो है वो हर साल बनता है और इसमें बताया जाता है कि हमारे पास कितने वन हैं और कितने वन हमें बढ़ाने की जरूरत है और कितना घटा है, क्योंकि ये जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसे हम वानिकी रिपोर्ट कहते हैं। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का एक ब्यौरा आपको देते हैं। तो ये जो रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, यानी जितने क्षेत्रफल वन हो या वृक्ष हो, कुल मिलाकर के इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख में है। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। यानी जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है जिसमें वन लगाया जा सकता है, उसमें से केवल 24.56% पर ही जंगल मौजूद है। देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। लगभग अभी 24%, लगभग ये आप मान लीजिए 24.5 है और इसको 33% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आने वाले समय में हम और भी ज़्यादा जंगलों को लगाएंगे और देश में लगभग 33% वन और वृक्ष जो है ऐसा हो जाएगा क्षेत्र जहाँ पर 33% पर जंगल होंगे, क्योंकि जंगल हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जंगल के मदद से ही हम सभी सांस ले सकते हैं। तो वनों का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा और वनों के विषय में समझ में आ गया होगा और वनों का वर्गीकरण में हम आपको बता चुके हैं कि ये अलग अलग जो है इसके वर्गीकरण के तरीके हैं। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वनों का वर्गीकरण करते हैं प्रशासनिक आधार पर। तो प्रशासनिक आधार पर वनों के 3 रूप है या 3 वर्गों में से बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो है इसे हम आरक्षित वन कहते हैं, दूसरा हमारा जो है संरक्षित वन है और तीसरा जो है इसे असुरक्षित वन माना जाता है। आइए इसे देखते हैं। आरक्षित वन जो है सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में है, यानी सरकार इसमें पूरी तरह से नजर रखते हैं।
इसमें आप नहीं इन कर सकते हैं और इससे ना ही जो है लकड़ियों वगैरह को काट सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से सरकार के नज़र में है। ये भी सरकार द्वारा जो है देखभाल में है। और तीसरा है अवर्गीकृत, यानी कि ये सरकार की देखभाल में नहीं है, ये तीसरा वाला। दूसरा जो है आरक्षित वन की अगर बात करें तो पशु चरवाहों के व्यावसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं है, यानी इसमें आप पशुओं को नहीं चरा सकते हैं और ना ही किसी प्रकार के व्यवसाय के लिए आप इसमें अंदर जा सकते हैं। पूरी तरह से अनुमति नहीं है, परमिशन आपको नहीं मिलेगा। इसमें आप अंदर जा सकते हैं। ये जो संरक्षित वाला वन है, संरक्षित वन स्थानीय लोगों को वन में बिना किसी गंभीर क्षति किए वनोपज के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति है। यानी जो स्थानीय लोग हैं, जो जंगलों के आसपास रहते हैं, वह वन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन नियम शर्त यह है कि आपको वन को किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाना है, किसी भी प्रकार का गंभीर क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियां तोड़ सकते हैं, फल तोड़ सकते हैं, यानी कि वन में होने वाले उपज, जिसे वनो उपज कहते हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ जानवरों या मवेशी को चरा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको जंगलों को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाना है। थर्ड जो तीसरा कहते हैं, ये असुरक्षित वन होते हैं और असुरक्षित वन वृक्षों को काटने, मवेशी को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आप असुरक्षित वन में वृक्षों को काट सकते हैं अपनी जरूरत के लिए, इसमें मवेशियों को चरा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अगर हम बात करें ये वाला आरक्षित वन के विषय में, तो देश के कुल वन क्षेत्रफल जितना भी है उसका 53% हिस्सा जो है इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है और देश के कुल क्षेत्रफल का 29% में क्या है, संरक्षित वन है और देश के कुल क्षेत्रफल का 18% क्या है, असुरक्षित वन आता है। तो ये तीन जो है प्रशासनिक आधार पर जो है वन है और ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, जिसे असुरक्षित वन कहते हैं, इसे हमारे किताब में अवर्गीकृत वन भी लिखा गया है। तो इसमें क्या अंतर है ये भी पूछा जाता है। क्लास 9th के हिस्ट्री बुक में ये दिया गया है और साथ ही साथ क्लास 10th के ज्योग्राफी बुक में दिया गया है और आने वाले किताबों में भी आप देख सकते हैं वनस्पति वगैरह की बात जहाँ भी आती है वहाँ पर इन जंगलों का वर्गीकरण वगैरह पूछ लिया जाता है। तो आप इसे जरूर ध्यान से देखिएगा और ऐसे आप परीक्षाओं के लिए उतार सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने अंतर की तरह इसे लिखा है ताकि परीक्षाओं में अंतर भी पूछा जाएगा तो भी आप इसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आइए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार वनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसार वनों का वर्गीकरण राज्य वन में किया गया है और वाणिज्यिक वन में किया गया है और तीसरा निजी वन में किया गया है। राज्य वन का मतलब होता है देश का, यहाँ पर राज्य का मतलब क्या हो गया, देश का वन। ठीक है, तो लिखेंगे देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण वन, जितने भी महत्वपूर्ण वन है, इंपॉर्टेंट वन क्षेत्र है, शामिल है जो सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके नियंत्रण में है, वैसे वन को हम लोग राज्य वन या देश वन कहते हैं। ठीक है, अपने देश का वन राष्ट्रीय वन भी कह सकते हैं। दूसरा है वाणिज्यिक वन। तो वाणिज्यिक वन का कॉमर्शियल मतलब बेचने के उद्देश्य से इसे कहा जाता है। तो स्थानीय निकाय मतलब छोटे छोटे स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम वाला वन, ग्राम पंचायत के पास जो जंगल है, जिला बोर्ड इत्यादि के स्वामित्व वाले एवं प्रशासन वाले क्षेत्र को हम वाणिज्यिक वन कहते हैं। और कुछ वन ऐसे हैं जो किसी प्राइवेट आदमी के पास है, उन्होंने खुद लगाया है और उनको लगता है कि इस पर पूरा नियंत्रण मेरा है, तो इस प्रकार के वन को निजी वन कहा जाता है। निजी स्वामित्व के तहत शामिल वन को निजी वन क्षेत्र कहते हैं। अब परसेंटेज में देख लेते हैं कि जो राज्य वन है वो कितने हैं। तो कुल वन क्षेत्र का लगभग जो 94% भाग है वह क्या है, राज्य वन में आता है। और कुल वन क्षेत्र, अच्छा यहाँ पर बार बार TFA आ रहा है तो आपको इसका भी इंग्लिश में बता देता हूँ, टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, तो बार बार आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये वाला स्किप हो जा रहा है। तो इसका मतलब यही है, कुल वन क्षेत्र, टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो जितना भी वन है उसका 5% किस में आता है, वाणिज्यिक वन में आता है और कुल वन क्षेत्र का केवल 1% ही जो है निजी क्षेत्र में आता है। तो लगभग ज्यादा आप देख सकते हैं 94% केवल सरकार के नियंत्रण में है, जिसे हम राज्य वन या देश का वन कह सकते हैं। तो यह है भारतीय संविधान के अनुसार वनों का वर्गीकरण।
और यह भी हमारे किताबों में दिया गया है अलग अलग क्लासों में, तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक जितने भी आपको बताते चल रहे हैं सभी नोट करते चलिएगा, एक एक करके आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आता है व्यावसायिकता के आधार पर। तो व्यवसाय का मतलब होता है व्यापार करना, खरीद बिक्री करना। इसके आधार पर दो तरह के वन होते हैं, एक होता है व्यापारिक वन और दूसरा जो होता है उसे हम गैर व्यापारिक वन कहते हैं। व्यापारिक वन वह वन जो सरलता से उपलब्ध होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वैसे वन को हम व्यापारिक वन कहते हैं, जिससे लकड़ियों को आप काट सकते हैं और बेच सकते हैं, किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। दूसरा होता है गैर व्यापारिक वन, यानी ये वह वन है उच्च पर्वत चोटियों पर स्थित वन, गैर पहुंच योग्य, यानी कि जहां पर पहुंच नहीं जा सकता है, वैसे वन को गैर व्यापारिक वन कहते हैं। जो बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर है, आप ऐसा समझिए कि हिमालय के पहाड़ पर है, जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता है, जहां से वनों को काटा नहीं जा सकता है, तो ये गैर व्यापारिक वन में आ जाते हैं। देश में कुल जितना भी वन क्षेत्र है उसका 82% हिस्सा जो है वह व्यापारिक वन, जहां पर पहुंचा जा सकता है, और जिन वनों के लकड़ियों को काट करके अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है, और केवल 18% ही ऐसे वन है जो पहुंच से बिल्कुल ही बाहर है, जिसे हम लोग गैर व्यापारिक वन कहते हैं। अब आता है बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर दो प्रकार के वन होते हैं, एक को कहेंगे शंकुधारी वन और दूसरा है चौड़ी पट्टी वाले वन। तो शंकुधारी वन क्या होता है, ये समशीतोष्णीय वन होते हैं और ये शंकु के आकार के होते हैं, ऐसे वाला, ऐसे जैसे कि क्रिसमस का ट्री होता है, इसे हम शंकुधारी वन कहते हैं। और इसके अलावा जो भी वन होते हैं उसे हम उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कहते हैं। इसमें चौड़ी पत्तियां आती है, यानी कि बहुत ही बड़ी बड़ी पत्ती होती है इसकी, जबकि शंकुधारी वन की पत्तियां बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। आगे है पूर्वी मध्य हिमालय, यानी हिमालय का क्षेत्र अगर बात करें, मध्य और ऊपरी हिस्सों पर तथा अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में ऐसे वन पाए जाते हैं। अब यहाँ से मैप शुरू हो जाता है, तो जैसे जैसे मैप आते चलेगा मैं आपको मैप दिखाते चलूंगा। तो यहाँ पर लिखा है पूर्वी मध्य हिमालय। तो अगर हम मैप में आते हैं तो आपको दिखा देते हैं। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो हिमालय का एरिया है। तो इन हिमालय के एरिया में साथ ही साथ ये जो उत्तर पूर्वी राज्य है, ये वाला जो राज्य है इसे हम उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं, जिसमें भारत के 7 राज्य आते हैं, 7 राज्य। ओके, तो इन राज्यों की बात करें, इन राज्यों में साथ ही साथ यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश को मिला करके इन सभी राज्यों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगर बात करें ये वाला चौड़ी पट्टी वाले वन, चौड़ी पत्ती वाले वन का, तो देश के पठारी भागों में, तो ये रहा, ये पठारी भाग है भारत का। मैदानी भागों में, तो ये रहा मैदानी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, इन सभी मैदानी इलाकों में आता है। और कुछ पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो कुछ जो पठार वाला पर्वतीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी कैसा वन पाया जाता है, चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। अब शंकुधारी वन कितना क्षेत्रफल फैला हुआ है, 6.50% और यह वाला 94% पर फैला हुआ है। तो इस तरह कहा जाए चौड़ी पत्ती वाले जो वन है वो सर्वाधिक है, जबकि शंकुधारी वन जो है वो उसकी संख्या कम है। अब वर्षा के आधार पर आता है। तो वर्षा के आधार पर वनों को हम लोग मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए इन 5 श्रेणियों का अलग अलग विभिन्न प्रकार से अध्ययन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण वन, 3 प्रकार के वन है। इन्हीं में से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो सबसे पहले अर्ध उष्णकटिबंधीय वन आता है, उष्णकटिबंधीय में अर्ध आता है, और फिर अर्ध सदाबहार वन आता है, और शुष्क सदाबहार वन आता है, और फिर पर्णपाती वन आते हैं, देख सकते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन आते हैं, कांटेदार वन आते हैं, और पर्वतीय वन आते हैं। और पर्वतीय वन की अगर बात करें तो पर्वतीय अर्ध समशीतोष्ण वन आते हैं, पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन आते हैं, और फिर हिमालयी वन की बात करें तो हिमालयी आर्द्र वन आते हैं, और हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन आते हैं, अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं तटीय और दलदली वन, यहाँ पर लिखा हुआ है, बोल्ड करने भूल गए हैं। और बस इतना ही है, तो हम काउंट कर लेते हैं कितना है, पहले यह देख सकते हैं
ऊपर से काउंट करके आते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मेन टॉपिक कौन सा है, तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले लेते हैं ये वाला सदाबहार वन। तो ये रहा सदाबहार वन फर्स्ट, एक ये पहला श्रेणी हो गया। इसके बाद दूसरा जो आएगा वो आ जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे मानसून वन कहते हैं, ये दूसरा कैटेगरी हो जाएगा। और फिर हम लोग तीसरे कैटेगरी में आते हैं, ये रहा पर्वतीय वन जो है ये हमारा तीसरा कैटेगरी हो जाएगा, जिसमें अलग अलग वन पड़ेंगे। और फिर हिमालयी वन जो है हमारा चौथा कैटेगरी हो जाएगा, चौथा कैटेगरी हिमालय वाला वन आ गया। और फिर दलदलीय वन जो है ये कौन सा कैटेगरी हो जाएगा, पांचवें कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये पांच ही हम आपको बताए थे कि पांच को मुख्य रूप से वन जो है इसको 5 वर्गों में बांटा गया, देख सकते हैं यहाँ पर 5 श्रेणी में बांटा गया है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये तो पहला नंबर है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसका ये पहला प्रकार है। उसके बाद नीचे आइए, ये इसका दूसरा प्रकार है। और फिर नीचे आते हैं, ये इसका तीसरा प्रकार है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, नाम बहुत सारा है लेकिन मुख्य रूप से इसके 5 प्रकार हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ते हैं, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पहला प्रकार का नाम है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, कहाँ पर क्षेत्र इसका पहले देखते हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार का वन पश्चिमी घाट में पाया जाता है। मैप में आ जाते हैं, आपको पश्चिमी घाट दिखा देते हैं। सबसे पहले सारा चीज इरेज कर देते हैं। तो पहले ये देखिए, ये जो इलाका है इसे हम पूर्वी क्षेत्र कहते हैं, और ये वाला जो इलाका है इसे हम पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं। ऊपर की दिशा को हम लोग उत्तर कहते हैं, और नीचे की दिशा को हम लोग दक्षिण कहते हैं। अब यहाँ पर पश्चिमी घाट बोला गया है, तो ये रहा पश्चिमी घाट। इन क्षेत्रों में कौन सा वन पाया जाता है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आप देख सकते हैं मैप में, ये रहा। उसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र देख सकते हैं, ये है उत्तर। और ये जो देख सकते हैं ऊपर वाला दिशा उत्तर है और इस दिशा पूरब है, उत्तर पूरब। और इसके बीच में जो आएगा वो उत्तर पूर्वी आएगा। इन राज्यों में पाया जाता है। साथ ही साथ दक्षिणी भारत में भी पाया जाता है। तो ये जो नीचे वाला दिशा है ये दक्षिणी भारत है, तो इस दक्षिणी भारत में भी पाया जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा वन पाया जाता है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। जलवायु की बात कर लेते हैं। इस प्रकार के वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होता है, यानी इसमें सबसे अधिक पानी पड़ता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी सबसे अधिक इसमें 22 डिग्री जो है सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है गर्मी में। अब यहाँ पर कैसा वृक्ष पाया जाता है, इन वनों में 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको हम वृक्ष दिखा देते हैं, सदाबहार वन में कैसा वृक्ष पाया जाता है। आप देख सकते हैं यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसमें 60 मीटर से भी ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के वन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से ये पूरी झाड़ी प्रकार का होता है। कुछ छोटे वृक्ष भी होते हैं, और लगभग अधिकतम ऊंचाई कितना होता है, 60 मीटर तक होता है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष से पत्ते गिरने, फूल और फल लगने का कोई निश्चित समय नहीं है, यानी इसमें कभी भी पत्ते गिर सकते हैं, कभी भी फूल आ सकते हैं, कभी भी फल आ सकते हैं। ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, हमेशा ये हरा भरा दिखाई देता है। इस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले प्रजाति, जो वन पाए जाते प्रजाति, किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी, इस प्रकार के इत्यादि इसमें वन के वृक्ष शामिल है। यहाँ सामान्य तौर पर पाए जाने वाले वृक्षों में कटहल पाया जाता है, सुपारी, जामुन, आम और होलक। ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम है। अब आइए अर्ध सदाबहार वन के विषय में पढ़ लेते हैं, जो किसका भाग है, जो यहाँ पर देख सकते उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का ही दूसरा भाग है। तो क्षेत्र देख लेते हैं कहाँ पर पाया जाता है। इस प्रकार का वन उस क्षेत्र की कम वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं जहां आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी जहां पर आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आप इस मैप में देखिए,
ये जो इलाका है ये आर्द्र सदाबहार वन पाया जाता है, और इन इलाकों में भी आर्द्र सदाबहार वन पाया जाता है, और इन इलाकों में बीच में भी बोला गया था, ठीक है, मैदानी इलाकों में भी, ऊपरी विभाग में। तो इन क्षेत्रों में जहां पर ये वन पाए जाते हैं, कौन सा, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, इसी में जहां पर कम वर्षा हुआ, जहां पर भी कम वर्षा हुआ वहां पर क्या पाया जाएगा, आर्द्र सदाबहार वन पाया जाएगा। तो मुख्य रूप से देख सकते हैं पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट पहले भी था, तो ये जो इलाका है ये पश्चिमी घाट का इलाका है। दूसरा बोला गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो आप देख सकते हैं ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर आता है पूर्वी हिमाचल, पूर्वी हिमाचल की अगर बात करें तो ये जो हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय, इसका ये वाला इलाका हिमाचल है, इसका पूर्वी भाग में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। वृक्ष की बात करें तो इन वनों में आर्द्र सदाबहार तथा आर्द्र पर्णपाती वृक्ष का मिश्रण पाया जाता है, दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। न्यून पर्वतरोही गतिविधियां इन वनों को सदाबहार चरित्र प्रदान करती है, यानी यहाँ पर न्यून का मतलब कम, पर्वतरोही का मतलब होता है पर्वतों पर चढ़ने वाले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। इन वनों की मुख्य प्रजातियों में सफेद देवदार और हॉलॉक और केल, यह जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं पेड़, इस पेड़ के नाम है, इस प्रकार के यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं। अब आता है तीसरा, और तीसरा है शुष्क सदाबहार वन। क्षेत्र की बात करें तो इस प्रकार के वन उत्तर दिशा में शिवालिक पहाड़ियों, तो मैप में देख लेते हैं, ये उत्तर दिशा है, और ये जो नीचे वाला क्षेत्र है हिमालय का, इसे हम शिवालिक पहाड़ियाँ कहते हैं। तो ये जो इलाका है इन इलाकों को शिवालिक पहाड़ियाँ कहेंगे। इन इलाकों में और हिमाचल की तलहटी में, तो हिमाचल का तलहटी यही वाला कहलाता है, ठीक है, और हिमाचल कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश है, और तलहटी में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय 8848 मीटर, ये क्या है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो 8000 तक तो लगभग ये ऊंचा ही है, तो 6000 तो इसकी औसत ऊंचाई है, तो उसमें से 1000 जहां पर भी होगा 1000 मीटर, ओके ना, वहां तक आपको मिलेगा ये वाला शुष्क सदाबहार वन। ये दक्षिणी में आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के तटीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आपको दिखा देते हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कहाँ पर मौजूद है, मैप को इरेज करते हैं, ये रहा आंध्र प्रदेश और इसके बगल में ये रहा कर्नाटका, इन दोनों राज्यों में पाए जाते हैं। जलवायु की बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र में सामान्य तौर पर दीर्घकालीन ग्रीष्म ऋतु, दीर्घकालीन का मतलब सबसे लंबे समय तक आपको यहाँ पर गर्मी देखने को मिलेगा, इसलिए इसे दीर्घकालीन ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। और शुष्क मानसून पाया जाता है, यानी यहाँ मानसून भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भीषण ठंड पड़ती है। भीषण ठंड का मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पर वृक्ष की बात कीजिएगा तो सुगंधित फूलों के साथ साथ कठोर पत्ते वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, और यहाँ पर कुछ पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। अब यहाँ पर वृक्ष जो है पॉलिशदार होते हैं, यानी कि वृक्ष जो है पूरी पॉलिश होते हैं, और पॉलिश वृक्ष में आप नहीं चढ़ पाइएगा, ठीक है। अनार, जैतून, ओलियंडर, ये कुछ सामान्य पेड़ हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ सामान्य तौर पर पाए जाने वाले वृक्षों में अनार, जैतून और ओलियंडर शामिल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के विषय में, जिसे हम लोग मानसून वन कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको सदाबहार वन पढ़ाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सदाबहार वन, और अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मानसून वन। तो मानसून वन में सबसे पहला जो देख सकते हैं नम पर्णपाती वन, दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। ये किसका है, ये मानसून वन का ही पहला है, ए टाइप, और ये हो जाएगा बी टाइप, और इसका सी है क्या, आप कांटेदार वन, ये आ जाता है किसमें, सी में इसका, ओके। तो शुष्क क्षेत्र में आ जाता है, कांटेदार वन आ जाएगा इसका सी नंबर में। चलिए आगे देखते हैं और इसके विषय में पढ़ते हैं। क्षेत्र की बात करते हैं पहले। इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों, ओडिशा में पाए जाते हैं, और उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो आइए आपको उत्तर पूर्वी राज्य दिखा देते हैं। आपको पहली बार बता चुके हैं ये सभी राज्य उत्तर पूर्वी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी 7 राज्य ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्य। इन राज्यों में क्या पाया जाता है? नम पर्णपाती वन पाया जाता है। हिमालय की तलहटी, तो ये रहा हिमालय, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालय है और इसकी तलहटी ये वाला क्षेत्र आता है, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। जो ढलान वाला क्षेत्र है वहीं पर पाया जाता है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में, तो ये आप दिखा देते हैं ये कहाँ पर मौजूद है। तो आपको बता चुके हैं ये वाला जो घाट है ये हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, ये जो दिख रहा है आपको। तो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान, ध्यान से पढ़िएगा, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान, तो ये पश्चिमी घाट है। अब इसमें ढलान होगा, ये वाला ढलान जो है ये पश्चिमी ढलान है और इधर वाला जो ढलान है ये पूर्वी ढलान है। तो पूर्वी ढलान का जो इलाका है यानी इस और जो ढाल होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है पर्वत है, तो पर्वत का 2 ढाल होता है, वो इस तरफ होगा और वो इस तरफ होगा, पूरब और पश्चिम की ओर। तो जो पूरब वाला ढाल है ना, इस ओर वाला ढाल, इस ओर वाले ढाल में पाया जाता है नम पर्णपाती वन, ठीक है, इस ओर वाला ढाल में, और उत्तर पूर्वी राज्य में पाया जाता है। और साथ ही साथ उड़ीसा, उड़ीसा आपको दिखा देते हैं कहाँ पर है, ये रहा उड़ीसा। हम झारखंड में रहते हैं, झारखंड के नीचे का जो इलाका है वो उड़ीसा है। इन राज्यों में पाया जाता है नम पर्णपाती वन। अब आते हैं वर्षा। यहाँ पर वर्षा किस प्रकार होता है? इस प्रकार के वन उन क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं जहाँ पर 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा के बीच वर्षा होता है। तो 100 से 200 के बीच अगर वर्षा होगा तो वहाँ पर पाया जाएगा नम पर्णपाती वन। वृक्ष की बात करें, इसमें ऊंचे वृक्ष के साथ साथ विस्तृत शाखाओं के आवरण पाए जाते हैं। शाखाओं, ये देखिए, ये ऊंचे वृक्ष है और इसमें ही अगर इधर उधर कहीं शाखा निकल गया बहुत सारा, तो इसे हम बोलते हैं विस्तृत शाखा है, ठीक है। और इन वनों में कुछ ऊंचे वृक्ष शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, यानी कि जो बड़े होते हैं, जो शुष्क मौसम होता है, शुष्क मतलब सूखा मौसम, गर्मी का मौसम, पतझड़ वाला जो मौसम आता होगा, उस मौसम में अपने वृक्ष के पत्ते गिरा देते हैं। इसमें सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमूल, कुसुम, चंदन, ये सभी प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग शुष्क पर्णपाती वन पढ़ लेते हैं और ये मानसून वन का ही दूसरा प्रकार है। क्षेत्र की बात करते हैं। इस प्रकार के वन देश के पूरे उत्तरी भाग, जो पूरा उत्तरी भाग है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र इस बार छोड़ देना है, यानी इस बार ये वाला इलाका छोड़ देना है। इसके अलावा जो भी उत्तर वाला भाग बच जाता है उन इलाकों में पाया जाता है शुष्क पर्णपाती वन। मध्य प्रदेश, आप देख सकते हैं इसमें राज्य दे दिया गया, आपको राज्य बाय राज्य दिखा देते हैं। ये रहा मध्य प्रदेश। दूसरा देख लेते हैं गुजरात, आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात है। तीसरा आंध्र प्रदेश लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, सॉरी ये रहा आंध्र प्रदेश, ठीक है। कर्नाटक लिखा हुआ है तो कर्नाटक भी हम घेरा कर देते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु भी घेरा कर देते हैं। इन राज्यों में भी पाया जाता है, ठीक है। उत्तर भाग में तो पाएगा ही पाएगा, साथ ही साथ इन राज्यों में भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन ये देश के विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है। विस्तृत क्षेत्र मतलब सबसे ज्यादा भाग में, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्र में यही है। और साथ ही साथ जहां वर्षा की दर 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। नमी वाला क्षेत्र यानी जहां पर नमी होता है, आर्द्र पर्णपाती वन के लिए संक्रमण काल है, जबकि शुष्क क्षेत्र पर कांटेदार वन पाए जाते हैं। संक्रमण काल का मतलब होता है इसमें संक्रमण फैल जाता है, यानी कि मुख्य रूप से ये ज्यादा फैल फूल नहीं पाते हैं जहां पर नमी होता है, लेकिन जो शुष्क होता है, जहां सूखा होता है, वहां पर कांटा वाला वृक्ष होता है। वृक्षों की बात करें तो शुष्क मौसम की शुरुआत में वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से गिरा देते हैं। जैसे ही शुष्क सूखा मौसम आता है, सभी पत्ते पूरी तरह से गिरा देते हैं और वन एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देता है, जिसके चारों ओर नगण्य पेड़ होते हैं, नग्न पेड़ होते हैं, यानी कि आपको केवल घास के मैदान की तरह दिखाई देगा और चारों तरफ पेड़ जो है उसमें बिल्कुल पत्ता नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं नग्न पेड़। इसमें जो पाए जाने वाले वृक्ष है जिसमें तेंदू, पलाश के पेड़, अमलतास, बैल, खैर, ढावा आदि वृक्ष इसमें सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन के बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे वनों पर। अगला है कांटेदार वन, और ये कांटेदार वन उसी का है, किसका? मानसूनी वन का तीसरा भाग। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है, और हम सभी जानते हैं कि वार्षिक वर्षा जहां पर कम होगा, जहां पर वर्षा कम होता है वहां पर कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन काली मिट्टी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तर में, उत्तर जान ही रहे, आपको बता चुके हैं ये वाला जो इलाका है ये उत्तर है। दूसरा पश्चिम में, तो पश्चिम किस ओर होता है?
तो आपको बता चुके हैं कि ये वाला इधर वाला जो इलाका है ये पश्चिम है, राजस्थान की बात कर लेते हैं, और दक्षिण भारत में पाया जाएगा। तो ये जो इलाका है ये दक्षिण भारत है। इसमें मुख्य रूप से राज्य की बात कर लेते हैं, तो आइए आपको राज्य दिखा देते हैं। ये रहे राज्य, सॉरी ये राज्य रहा। तो सबसे पहले इरेज कर लेते हैं और राज्य दिखा देते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है पश्चिमी पंजाब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब है, और इस पंजाब का ये वाला इलाका पश्चिमी पंजाब है। तो इस पश्चिमी पंजाब में पाया जाता है। हरियाणा, तो ये रहा अपना हरियाणा, ये इस हरियाणा में पाया जाता है। राजस्थान, अपना राजस्थान यहाँ पर है। गुजरात की बात करते हैं, ये रहा गुजरात। और फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। इन क्षेत्रों में जो अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी सूखा वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको कांटेदार वन देखने को मिलते हैं। वृक्ष की बात करें तो यहाँ वृक्ष की ऊंचाई 10 मीटर से अधिक नहीं होती है, यानी केवल 10 मीटर वाला वृक्ष होता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के घास पाया जाता है, झाड़ियां पाई जाती है। और इस क्षेत्र में आमतौर पर स्प्रेज, ये देख सकते हैं स्प्रेज, कापर और कैक्टस पाए जाते हैं। कैक्टस से आप परिचित ही होंगे। और इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। अब इन वृक्षों की दो खासियत यहाँ पर लेते हैं। पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन वृक्षों यानी इन वनों में पौधे जो है लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं। पर्ण का मतलब पत्ता होता है, और रहित का मतलब होता है नहीं रहना। रहित का मतलब होता है नहीं रहना, मतलब लगभग पूरे वर्ष इसमें ऐसा समय आता है जो लगभग लगेगा ऐसा कि इसमें पत्ते नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह शुष्क क्षेत्रों में है और पत्ते रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, और इसलिए ये पर्ण रहित रहते हैं। इसमें बबूल के पेड़ आ जाते हैं, कोकोस के पेड़ आ जाते हैं, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, ये सभी वृक्ष इसमें शामिल रहते हैं। तो वर्ष में लगभग पूरे वर्ष आपको पर्ण रहित देखने को मिलेगा, मतलब लगभग पत्ता इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब आइए, ये जो खत्म था मानसूनी वन खत्म हो जाते हैं और अब शुरू होता है पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन का पहला प्रकार है पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन। तो ये वाला पहला प्रकार है। तो पहला प्रकार पर्वतीय वन का क्षेत्र की बात करें तो इस प्रकार के वन उत्तरी और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में पाया जाता है। उत्तर में अगर बात करें तो नेपाल के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है। तो आइए मैप में हम आपको लेकर चलते हैं, और ये रहा नेपाल, यहाँ पर देख सकते हैं नेपाल लिखा हुआ है। तो नेपाल का जो पूर्वी क्षेत्र है, तो ये नेपाल का कौन सा भाग है, ये वाला नेपाल का पूर्वी क्षेत्र है, और ये वाला नेपाल का पश्चिमी क्षेत्र है। इधर हो जाएगा पश्चिम और इधर हो जाएगा पूर्व, ठीक है। तो लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, यानी नेपाल का ये वाला इलाका से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। 1800 से लेकर के 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, यानी यहाँ पर 1800 से लेकर के 3000 ऊंचाई तक, चूंकि यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, तो पहाड़ पर 1800 यानी 1800 से लेकर के 3000 मीटर तक ऊंचाई में यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं। इसमें 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ हिस्सों में, तो यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी है इन पहाड़ियों के हिस्सों में, तथा केरल के ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना केरल राज्य है, और केरल राज्य का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहां पर आपको पर्वतीय वन पाए जाते हैं। वृक्ष की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में वनों की तुलना में दक्षिणी क्षेत्र में वन सर्वाधिक घने हैं, यानी उत्तर में जो है वो घना कम है और दक्षिण में घना क्या है, अधिक है। घना का मतलब होता है पेड़ की संख्या अधिक होना। तो इसका मुख्य कारण क्या है, यह समय के साथ साथ मूल वृक्षों की जगह यूकेलिप्टस जैसी तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों ने स्थान ले लिया है। तो यहाँ पर एक वृक्ष आ गया यूकेलिप्टस, ठीक है, ये नया पेड़ आ गया जिसके चलते इसमें घना क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर देख सकते हैं रेडोडेंड्रॉन, चंपा, विभिन्न प्रकार के ग्राउंड फ्लोरा यहाँ पर पाए जा सकते हैं। ये सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आइए पढ़ते हैं पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन के विषय में। तो ये कौन सा है, बी नंबर है किसका, पर्वतीय वन का। जलवायु की बात कर लेते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 12 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। इस प्रकार का वन कहाँ पाया जाता है, तो देख लेते हैं। ये वन जो है उत्तर पश्चिमी हिमालय, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिएगा तो उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ये उत्तर है और ये क्या है, पश्चिम है। तो ये पश्चिम लिख देते हैं
और ऊपर लिख देते हैं उत्तर। और उत्तर पश्चिम में जो आ रहा है उन क्षेत्रों में आपको मिलेगा कौन, किस प्रकार का वन, पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना लद्दाख और कश्मीर को क्या कर देना है, छोड़ देना। ये लद्दाख है और यहाँ पर कश्मीर है, दोनों को छोड़ दी। हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये रहा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। उत्तराखंड में पाया जाता है, ये रहा उत्तराखंड, उत्तराखंड में पाया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड है। सिक्किम में पाया जाता है, यहाँ देखिए ये है सिक्किम, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य। अरुणाचल प्रदेश में, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में पाया जाता है। इसमें वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, चीड़, जिसे इंग्लिश में पाइन कहते हैं, इसका मुख्य वृक्ष है। इसके अतिरिक्त ओक, जामुन, रेंडोडेंड्रॉन, इसमें मुख्य रूप से वृक्ष पाए जाते हैं। अब आइए हिमालयी वन पढ़ते हैं। हिमालय वाला जो वन है इसको हिमालयी वन कहते हैं। इसमें पहला आता है आर्द्र वन, और दूसरा कौन सा आता है, शुष्क वन, और तीसरा आता है अल्पाइन या अर्ध अल्पाइन वन। ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा सी नंबर। आइए तीनों के विषय हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो हिमालय में जो आर्द्र वन पाया जाता है, इस प्रकार का वन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा बंगाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो जम्मू दिखा देते हैं आपको। तो पहले मैं इरेज कर लेता हूँ मैप, तो देख सकते हैं ये वाला इलाका जम्मू है। फिर यहाँ कश्मीर लिखा गया, तो जम्मू और कश्मीर पूरा ले लीजिए। फिर हिमाचल प्रदेश लिखा गया है, तो ये रहा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर मौजूद है। उत्तराखंड लिखा गया है, ये रहा उत्तराखंड। फिर बंगाल जो है, बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल देख सकते हैं, ये है अपना पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का उत्तर में, तो ये इसको दो भाग में बांट लेते हैं, नीचे हो जाएगा दक्षिण, ऊपर हो जाएगा उत्तर। उत्तर में पाया जाता है, केवल हरा रंग वाला जो इलाका है ना वही पश्चिम बंगाल है। ठीक है, एक बार पहले मैं आपको मिटा के दिखा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। और इसमें देखिए जो हरा रंग में दिख रहा है वो पश्चिम बंगाल है, और ऊपर उत्तर वाला जितना भी हरा है उसमें पाया जाता है। ऊंचाई की बात करें तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर ऊंचाई 1000 से लेकर के 2000 मीटर होता है, उन क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, ओक, चेस्टनट, चीड़, साल और झाड़ियां पाई जाता है, और पौष्टिक घास भी पाए जाते हैं। हिमालयी वन आर्द्र वन के बाद आता है शुष्क वन। तो ये वन जो है जम्मू कश्मीर, चंबा, लाहौल, किन्नौर जिले जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर तो आपको पता ही चल रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में ये कुछ जिला का नाम लिखा है, चंबा, लाहौल, किन्नौर, तो ये हिमाचल प्रदेश में ही मुख्य रूप से पाया जाएगा। साथ ही साथ सिक्किम में पाया जाएगा। तो सिक्किम आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिक्किम मौजूद है, नेपाल और भूटान के बीच, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा। और इन वनों में मुख्य रूप से शंकुधारी वन पाए जाते हैं, देवदार, ओक, चिलगोजा, मेपल, जैतून, सहतूत, विलो, ये सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ये हिमालयी वृक्ष है। अब आता है अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन। और ऊंचाई की अगर बात करो तो ये वन ऊंचाई वाले क्षेत्रों अल्पाइन वनों में 2500 से लेकर के 4000 मीटर में। इसके पहले कितना था आप देख सकते हैं, ये वाला था 1000 से लेकर के 2000 में था, आर्द्र वन पाया जाता है। लेकिन जैसे ही 2000 से ऊपर जाइएगा, 2500 से लेकर के 4000 तक मीटर ऊंचाई में जाइएगा तो यहाँ पर चारागाह क्षेत्र पाए जाते हैं। और अर्ध अल्पाइन वन कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये रहा अपना कश्मीर, और कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक आपको अर्ध अल्पाइन वन देखने को मिलता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। 2900 से लेकर के 3500 मीटर तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इतना ऊंचाई तक आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से 2500 शुरू होता है, 4000 तक चलता है, और फिर 2900 से लेकर के 3500 तक इसके बीच में ही आएगा, क्योंकि 2500 में 2900 इसके बाद ही आता है, और 4000 में 3500 आता है, तो इनके बीच में ही तुमको देखने को मिलेगा वृक्ष। इन वनों में पश्चिमी हिमालय की वनस्पति मुख्य रूप से जूनिफर, रेडोडेंड्रॉन, विलो, काली किशमिश ये सब देखने को मिलता है। इसमें जो मुख्य रूप से वृक्ष की बात करें तो इसमें लाल देवदार मिलता है, लाल जूनिफर मिलता है, भुर्ज मिलता है, और लार्च मिलता है। तो ये कुछ अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन में इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अब लास्ट और अंतिम है ये वाला दलदली, इसके बाद नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म होता है। तो दलदली वाला वन आपको पढ़ा देते हैं, इसके बाद हमें मैप भी देखना है। तो अभी यहाँ टॉपिक नहीं खत्म होता है, अभी आपको और भी चीजें समझना है।
तो दलदली वन ये 5वां प्रकार है। क्षेत्र की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखा चुके हैं, ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र, तो यहाँ से गंगा नदी निकलती है और इस ओर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और इन दोनों के बीच का जो डेल्टा है यहाँ पर बनता है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसमें अन्य महत्वपूर्ण जैसे कि महानदी की बात करें तो महानदी यहाँ उड़ीसा में बहती है, यहाँ पर पाया जाता है। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा यहाँ पर पाया जाता है, गोदावरी एवं कृष्णा का डेल्टा इन क्षेत्रों में पाया जाता है इस प्रकार का वन। तो ये इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। वृक्ष की बात करें तो इसमें कुछ घने और अवैध प्रकार का वन पाया जाता है। अवैध का मतलब होता है जिसको भेदा नहीं जा सकता है, जहाँ पर घुसना असंभव है। इन सदाबहार वन में सीमित संख्या में ही पौधे पाए जाते हैं। उनकी जड़ें मुलायम उत्तक से बनी होती है ताकि पौधे पानी को क्या कर सके, सोख सके, ठीक है, तो पानी में सांस ले सके, यहाँ पर सांस लिखा हुआ है। तो जड़ जो है बिल्कुल मुलायम होता है। इसमें मुख्य रूप से खोखले पाइप की तरह होता है, यानी कि पाइप की तरह खोखले होता है। अगर आप कमल फूल का जो है कमल फूल तोड़े होंगे तो कमल फूल का जो नीचे वाला तना होता है वो बिल्कुल पाइप की तरह दिखता है, तो ये भी वही पाइप की तरह खोखला रहता है। यहाँ पाइन लिखा हुआ है, मैग्रोव लिखा है, खजूर, ताड़, बुलेट वुड, ये सारे जो है पेड़ जो है शामिल है और जो खोखला होता है, ठीक है। यहाँ पर पाइन वगैरह वृक्ष का नाम नहीं लिखा हुआ है। भारत में मैग्रोव वन की अगर बात करें तो भारत में मैग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो विश्व के कुल मैग्रोव वन का 7% हिस्सा है। यानी दुनिया में जहां भी मैग्रोव वन है उसका 7% हिस्सा भारत में पाया जाता है। ये वन तट रेखा को सुव्यवस्थित करते हैं, तट रेखा को अच्छा से रखते हैं और तटीय क्षेत्र को कटाव या अपरदन से संरक्षण प्रदान करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन है। गंगा डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है। ये भी आप याद रखिएगा, सुंदरवन गंगा का जो डेल्टा है, ये वाला इलाका, ये वाला, ये यहाँ पर जो इलाका है ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन पाया जाता है। तो यहाँ पर वनों के प्रकार खत्म हो गए। अब आपको एक बार यहाँ पर मैप में सारा दिखा देते हैं। तो एक बार हरा देख लेते हैं, ये वाला है, ठीक है, इसको मिटाते हैं और देख सकते हैं, ये वाला जो पूरा हरा रंग दिख रहा है ये कौन सा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। देख सकते हैं सदाबहार वन जो है थोड़ा कम है, जबकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपसे ये सवाल पूछेगा सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर पर्वतीय वन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये पर्वतीय वन ऊपर में फैला हुआ है। फिर आता है मैग्रोव वन, और मैग्रोव वन बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्रोव वन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बहुत ही कम क्षेत्र में मैग्रोव वन फैला हुआ है। फिर आता है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, तो आप देख सकते हैं ये राजस्थान, गुजरात और भारत के इन मध्य क्षेत्रों में कटीले वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल वनों के क्षेत्र आपको दिखा दिए। और ये लक्षद्वीप में कौन सा सदाबहार वन पाया जाता है, और अंडमान निकोबार में भी सदाबहार वन पाया जाता है। अब आता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में सर्वाधिक वन किसमें पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी राज्यों के विषय में दिखाया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें ये वाला, देख सकते हैं सबसे अधिक है, 90 के आसपास है, 90% में, यानी कि जितना राज्य है उसका 90% में पाया जाता है। ये कौन सा है, मिजोरम है। तो मिजोरम में लगभग 90% भाग केवल और केवल क्या है, जंगल है। माफ कीजिएगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे 80% जंगल पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, 60% जंगल पाया जाता है गोवा के क्षेत्रों में, और यहाँ पर जो राज्य देख सकते हैं ये 70 से अधिक यानी 75% पाया जाता है मणिपुर में। मेघालय में भी 75% क्षेत्र जो है आपको वन देखने को मिलेगा। राज्य की बात करें नागालैंड में 80%, नागालैंड में आपको केवल जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में भी 75% क्षेत्र में जंगल है। यह कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि ये एक राज्य, ठीक है, जैसे मैं अपने राज्य झारखंड में रहता हूँ, मेरा राज्य कौन सा है, झारखंड है। आप अपने राज्य का जरूर देखिएगा। झारखंड राज्य में रहता हूँ, तो झारखंड राज्य में ये पूरा झारखंड है, इसमें कितना जंगल है। तो आइए देखते हैं झारखंड कहाँ पर लिखा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, गोवा, गुजरात, और ये रहा झारखंड। तो झारखंड में देख सकते हैं मात्र कितना प्रतिशत वन है, लगभग 28% वन है। 28% वन का मतलब केवल एक भाग में ही जंगल है, बहुत ही कम जंगल है, जिसमें 25%, 75% तक है, 100%, 90% तक है, तो उन क्षेत्रों में ज्यादा है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 80% जंगल है, जबकि लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर 85% जंगल है। तो जैसा कि यहाँ पर अलग अलग राज्यों के विषय में दिया गया है, आप अलग अलग राज्यों के विषय में देख सकते हैं। सबसे कम कहाँ पर दिख रहा है, तो सबसे कम हमें जब पंजाब में दिख रहा है। आप देख सकते हैं पंजाब में 10 से भी बहुत नीचे है, लगभग यहाँ 4 से 5% क्षेत्र में जंगल पाया जाता है। दूसरा बिहार में भी बहुत ही कम जंगल पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये गुजरात, हरियाणा
और जिसमें 10 से कम है। राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर दमन व दीव की बात करें तो इन क्षेत्रों में 10% से भी कम वन है। इसका कारण है बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें तो इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा खेती होता है, इसलिए यहाँ पर जंगल बहुत ही कम देखने को मिलता है। गुजरात की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी जो है शुष्क क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान में भी सूखा क्षेत्र, राजस्थान में तो पता ही है आपको, बहुत बड़े क्षेत्र में आपको मरुस्थल देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर जंगल कम देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो सर्वाधिक जनसंख्या के लिए जमीन भी ज़्यादा चाहिए और खेती के लिए जमीन भी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए यहाँ पर कम जंगल देखने को मिलता है। तो आपको कारण भी दे दिया कि अलग अलग क्षेत्रों में जंगल क्यों कम देखने को मिलता है। ये कटीले वन तथा झाड़ियों के फोटो आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से कटीले वन और झाड़ियां होती है। और ये है कैक्टस। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, ये पर्ण रहित रहता है। पर्ण का मतलब होता है पत्ता और रहित का मतलब होता है नहीं। तो बहुत ज्यादा क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिनों तक इसमें पत्ते जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। यह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और ये है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, शंकु वाला आप देख सकते हैं, इस प्रकार की आकृति को शंकु कहते हैं। ये है मैग्रेव वन और इस प्रकार से कुछ मैग्रेव वन देखने को मिलता है और इसके जो लताएं हैं वो पानी में डूबी हुई रहती है और इन्हीं से यह सांस लेता है, ऐसा कहा जाता है। पत्तियों से भी सांस लेते हैं लेकिन उनसे भी ये सांस लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और पूरा वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई भी डाउट है तो मैं एक अलग से चैनल बनाया हूँ जिसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपका डाउट क्लियर करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल अभी क्लासेस डाउट को भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए। और आने वाले किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।